नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप स्टार्ट किया है उसकी अगली कड़ी आज हम लोग लेके आए हैं। दोस्तों, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसमें हमने अभी भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अब राजस्थान के जो इस भौतिक स्वरूप की जब बात करते हैं हम लोग, तो मैं आपके सामने इसको 3 प्रकार से बताने वाला हूं दोस्तों, 3 प्रकार से। और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा, आपको ये बातें समझ में भी आएंगी। दोस्तों, अब मैं आपके सामने राजस्थान का डायग्राम बना रहा हूं और राजस्थान का डायग्राम बनाने के बाद में आपको उस डायग्राम में समझाऊंगा, उसके बाद में उसका एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा और उसके बाद में तीसरी जो कड़ी होगी इसमें जो हम लोग एक एक पार्ट को लेंगे वो समझेंगे। ओके दोस्तों, तो देखो ये हमारे सामने ये राजस्थान का डायग्राम है दोस्तों, ये है राजस्थान का डायग्राम। ओके दोस्तों, इस राजस्थान के अंदर हमारा जो राजस्थान है उसमें कौन सी चीजें कहां हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं हमारे यहाँ इस राजस्थान में, आपको सबको पता होगा कि हमारे राजस्थान में यहाँ अरावली पर्वतमाला है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अरावली, ये होगी अरावली। ओके दोस्तों, अब ये कितने जिलों में फैली हुई है, कितना क्षेत्र फैला है, ये सारी बातें जब एक एक को लेंगे तब बताएंगे, बट अभी हमें समझना है कि राजस्थान में कौन सी चीजें कहां पर है। अब अरावली ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा है दोस्तों, 2 भाग कौन से, एक पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान की चर्चा जब करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में हमारे राजस्थान के 13 जिले आते हैं, जिनमें से 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। तो हमारे राजस्थान के अंदर ये अरावली होगी। अरावली ने राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा नोट बताने जा रहा हूं जो समझने की कोशिश करना। हमारे राजस्थान में समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, दोस्तों ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा होती है। कैसे सर, मैं इसको समझा देता हूं। मान लीजिएगा ये जयपुर है और ये जयपुर जो मेन सिटी है और उसका जो बाहर वाला इलाका है ये गोपालपुरा है, और गोपालपुरा के बाद में ये टोंक रोड है, और यहां पर जो वर्षा हुई वो हुई 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, तो इन 50 को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या हो जाएगी, समवर्षा रेखा। दोस्तों, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब हमारे राजस्थान के अंदर ये जो समवर्षा रेखाएं हैं, ये मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं मैं आपको सबसे पहली 40 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये जो 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ध्यान दें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 40 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान रखना, अरावली क्या करती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, लेकिन 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके दोस्तों, फिर मैं बात करूं यहाँ 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर राजस्थान के पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांटती है। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है और इस पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांटती है कौन, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो ये हो गई 25 सेंटीमीटर, ये हो गई 25 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांट रही है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं 25 के बाद में 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जहां से अरावली गुजर रही है ना, वहीं पे 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो हमारे राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, वो एक तो अरावली है, एक 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसका नाम है 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांट रही है, उसका नाम है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों देखो, ये 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसमें हमारे राजस्थान का दक्षिणी गंगानगर आ जाता है। ओके दोस्तों, बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, और जोधपुर का पश्चिमी भाग आ गया, जैसलमेर आ गया, और बाड़मेर का उत्तरी भाग। ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, इस भाग को आप लोग जिस नाम से जानते हो, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इसका नाम है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश। अब इस शुष्क प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, कहां कहां तक फैला हुआ है, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ केवल इतना सा नॉलेज में रखना है कि दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा और बाड़मेर का उत्तरी हिस्सा। ओके दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे शुष्क प्रदेश हो गया। शुष्क प्रदेश के बाद में देखो यहाँ पे फिर एक प्रदेश बच गया। इस प्रदेश को आप जिस नाम से बोलते हो वो है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। दोस्तों ध्यान दें, ये शुष्क प्रदेश था। शुष्क प्रदेश का मतलब जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है दोस्तों, और जहां 25 से लेके 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा की रेखा गुजरती है, तो यहां जो वर्षा हो रही है तो वो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। ओके दोस्तों, अब जो शुष्क प्रदेश है हमारा, ये जो शुष्क प्रदेश है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से? हमारे इस जैसलमेर में, कहां पे? जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक उल्टे त्रिभुजनुमा आकृति में एक पठारी संरचना है, और वो जो पठारी संरचना है होने के कारण हमारे यहाँ पे इस प्रदेश का जो नाम है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश। दोस्तों, बालू का स्तूप का मतलब बालू के टीले। बालू के टीले स्तूप हो गया मुक्त, यानी जहां है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे क्या है? पठार है, बालू है ही नहीं, इसलिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बट अभी आपके सामने एक खाका तैयार किया जा रहा है। ओके दोस्तों, अब जो बच गया, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है आपके सामने, ये वाला जो क्षेत्र बच गया, इसके अलावा इसका नाम है बालू का स्तूप युक्त। युक्त का मतलब यहां पे बालू के टीले हैं। ओके दोस्तों, तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये किसके भाग हैं? शुष्क प्रदेश के। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे इस अर्ध शुष्क प्रदेश की। अर्ध शुष्क प्रदेश की जब हम चर्चा करते हैं तो इसको चार भागों में बांटते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारा भाग है उसका नाम है नाड़ी प्रदेश, जिसको आप लोग घग्गर प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है दोस्तों। यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन से हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। दोस्तों मुझे कमेंट में और कई लोग मुझे पर्सनल भी फोन करते हैं, सर आप अपना जो 100% है वो यहाँ ऑनलाइन क्लास में नहीं दे पा रहे हो। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि जब मुझे क्लास के लिए ऑफलाइन में जब मैं जाता हूँ तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ मैं अच्छे से उछल कूद कर सकता हूँ, जहाँ मैं आपको पूरी ज्योग्राफी मेरे हाथों से समझा सकता हूँ। और ये जो हाथों से समझा सकता हूँ उसमें मजा ही अलग है दोस्तों। बट यहाँ पे छोटा सा अपन लोग प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं, कैमरे के आगे पीछे जा नहीं सकते, इसलिए अपने आप को सीमित रह के और फिर कुछ करना पड़ता है दोस्तों। ऑफलाइन की बात अलग होती है। इसलिए जो भी है आपकी समस्याएं हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ समस्याएं समझा करो आप लोग। हाँ ओके दोस्तों, तो बात करते हैं आगे की। तो आगे है नाड़ी प्रदेश या घग्गर प्रदेश, इसमें 2 जिले आते हैं, आपको सबको पता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे शेखावाटी, आपको सबको पता है शेखावाटी, चूरू, सीकर और झुंझुनू राव शेखा ने बसाया था। उसके बाद में नागौर की उच्च भूमि, दोस्तों याद करो थोड़ी देर तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि उच्च भूमि क्या होती है। तो नागौर की उच्च भूमि, उच्च भूमि। ओके दोस्तों, और फिर जो नीचे बच गया उसको आपको सबको पता है कि ये कौन सा प्रदेश है? लूणी प्रदेश।
कौन सा प्रदेश? लूणी प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश। ओके दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया आपने? 4 भागों में। तो हमारे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान बट गया। पश्चिमी राजस्थान को हमने 2 भागों में बांटा था। 2 भाग बांटे, कौन कौन से थे? एक शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। अब हमारे यहाँ पे अरावली आती है। अरावली का सबको पता है ना, कि इसके बारे में कि जो भी डिटेल है कि लंबाई 652 किलोमीटर है, कितने जिलों में फैली हुई है, कहाँ विस्तार है, कितनी पहाड़ियां हैं, वो सारी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आ जाता है पूर्वी राजस्थान। दोस्तों पूर्वी राजस्थान की चर्चा करते हैं तो हम इसे फिर से 2 भागों में बांटते हैं। पूर्वी राजस्थान में एक तो आपका आता है ये वाला भाग, जिसका नाम है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोस्तों। और एक आ जाता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, देखो दोस्तों 2 चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके 3 जिले, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इनको आप लोग कहेंगे विंध्याचल कगारी भूमि। विंध्याचल कगारी भूमि। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, बताते रहे मुझे। अब हमारे पास में विंध्याचल कगारी भूमि हो गई, और ये जो नीचे बच गया आपको सबको पता है दोस्तों, यहां पर है हाड़ौती का पठार। तो देखो दोस्तों, आपने क्या किया है? आपने ये किया है कि सर ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके 2 भाग है, एक तो ये रहा, एक तो ये भाग है, और एक ये भाग है। एक का नाम विंध्याचल कगारी भूमि है और एक का नाम हाड़ौती का पठार है दोस्तों। अब हमारे पास में आ जाता है पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान को हम कितने भागों में बांटने वाले हैं? फिर से देखना। देखो साहब, हमारे यहाँ पे ये वाला जो भाग देख रहे होंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला, और इसमें प्रतापगढ़ वाला, तो ये वाला जो भाग है आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर एक नदी बहती है माही, तो इसका नाम है माही बेसिन या माही प्रदेश। माही प्रदेश, ठीक है। अब इस माही प्रदेश में आपको सबको पता होगा कि यहां पर जो प्रदेश है, इसका एक नाम है वागड़ प्रदेश। सॉरी, वागड़ प्रदेश शेखावटी को कहते हैं वागड़ प्रदेश। वागड़ है, क्या नाम है? वागड़ प्रदेश। ओके दोस्तों, उसके बाद में दूसरी बात करते हैं हम लोग, जब ऊपर चलते हैं उदयपुर की तरफ, उदयपुर से आगे की तरफ चलते हैं, तो ये जो नदी बहती है यहाँ पे, आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की केवल एक नदी ऐसी है जो 12मासी जानी जाती है नाम से, तो उसका नाम है बनास। तो इसका नाम हो गया बनास बेसिन। ओके दोस्तों, उसके बाद में हमारे यहाँ पे ये जो क्षेत्र बच गया, इसको बाणगंगा बेसिन बोलते हैं। बाणगंगा बेसिन। और अलवर और भरतपुर का कुछ भाग है जिसको आप लोग एक नाम देते हो मेवात प्रदेश। ये आपको समझाने के लिए, बल्कि भौतिक स्वरूप में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान का ये क्या है? भौतिक स्वरूप का एक खाका तैयार किया है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई? यदि नहीं आई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अब हम एक फ्लो चार्ट तैयार करेंगे दोस्तों, और वो फ्लो चार्ट आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये वादा है हमारा आपसे। दोस्तों कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका जो मोटिवेशन होता है वो हमारे लिए बहुत ही कारागार साबित होता है। दोस्तों मोटिवेशन की बात आती है ना, तो आपको सबको पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आपको लग भी रहा होगा जब आपने यदि ईमानदारी से ये पिछली 4-5 क्लास से ली है तो आपको कुछ चीजें याद होने लग गई होंगी या याद हो गई होंगी। इसका मतलब दिमाग तो है, लेकिन आप लोगों ने क्या मान रखा है कि आप लोग जब घर से निकलते हैं या घर पे बैठ के पढ़ने लगते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं अरे यार आज तो पढ़ रहा है, अरे आज तो पढ़ रहा है। या फिर हम लोग कोचिंग के लेते हैं, अरे भाई आज तो कहाँ जा रहा है, घूमने ही जा रहा है, पढ़ के भी आता है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकता। फिर घर वाले कहते हैं तेरे से कुछ नहीं होगा, तू रहने दे, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता।
फिर हम लोग बैठे बैठे सोचते हैं यार पड़ोसी भी यही कह रहे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू घूमने जाता है। हमारे घर वाले भी यही कहते हैं, इतने बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो सही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उनकी बात को सही मान लेते हैं और हमारी किताबें रख देते हैं साइड में, बोला अब हम नहीं पढ़ेंगे साहब, क्योंकि हम तो कुछ आता ही जाता ही नहीं है। दोस्तों ये गलत है, हमारे दुश्मन हमारे ही बने हुए लोग, इसलिए लोगों की बात नहीं सुननी है, क्योंकि ये दुनिया पित्तल दी होती है दोस्तों। और पित्तल आपको पता ही है एक ऐसा धातु है जो जितना समय बीतता जाएगा तो क्या हो जाएगा, रंग बदलता जाएगा। दुनिया रंग बदलने वाली है। आप जब जॉब लग जाओगे तो आपके वही पड़ोसी घर वाले, अरे मेरा बेटा तो इंटेलिजेंट था साहब, आपका उदाहरण देंगे। तो मोटिवेशन की बात आती है ना, तो आप लोग सबसे पहले दुनियादारी को सुनना बंद कर दें। दुनियादारी सुनना बंद किया और अपने आप पे फोकस किया कि यस मुझे अब 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, तो बस फिर मजे ही मजे हैं। फिर हमारा टाइम शेड्यूल बनाओ, अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ईमानदारी से कह रहा हूँ सब कुछ मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन साहब उसके लिए हमें खुद को दृढ़ निश्चय होकर लगना पड़ेगा। यदि दृढ़ निश्चय हमने कर लिया तो मजे हैं साहब। अब दोस्तों बात आती है कि सर हमारे से 1-2 दिन तो जब आपका मोटिवेशन मिल जाता है या बाहर से कहीं से सुन लेते हैं तो जोश आ जाता है, और बाद में तो देखो साहब टेबलेट से कितने दिन काम चलेगा, वो तो 2 दिन काम कर जाएगी। असर तो बाहर की गोली टेबलेट हम लोग लेते हैं तो वो तो असर तो कम ही दिखाए। वो तो जब आप में खुद में आत्मविश्वास जाग जाएगा ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे की, फिर खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे। दोस्तों आप लोग इंटेलिजेंट हो, इस बात को मेरी इस क्लास से एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप इंटेलिजेंट हो, ये बात आपके दिमाग में उतार लो। ईमानदार से कह रहा हूँ सारे काम ऑटोमेटिक धीरे धीरे होने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा ही नहीं है भाई मान लिया और बस घूमने लगे हम तो इंटेलिजेंट है, सर ने कहा था, नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैं आपके सामने भौतिक स्वरूप बता रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से आपके सामने है और ईमानदारी से समझ में आ जाएगा। देखो साहब यहाँ मैं लिख रहा हूँ अरावली, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दोस्तों मैं ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे राजस्थान को 2 भागों में इन दोनों ने तो बांटा था। तो देखो अब एक एक प्रश्न आएगा आपके सामने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे सामने इस अरावली ने और इस 50 सेंटीमीटर की समवर्षा ने क्या किया, राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। अब ये जो 2 भाग हैं, इन 2 भागों में एक तो आ गया पश्चिमी राजस्थान, ठीक है दोस्तों, और ये आ गया पूर्वी राजस्थान। दोस्तों अब देखो ध्यान से, ईमानदारी से कह रहा हूं, अब जब ध्यान दिया ना तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब पश्चिमी राजस्थान हो गया और ये पूर्वी राजस्थान हो गया। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को किसने बांटा, एक तो अरावली ने बांटा, एक 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने बांटा। बोला सर ठीक है। अब आता है पश्चिमी राजस्थान की जब बात करें तो मैं यहाँ पे बात करता हूं 13 जिले। कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। बोला सर बात समझ में आ गई आपकी, 13 जिले हैं सर। बोला ठीक है, और 12 जिलों में क्या है, 12 जिलों में मरुस्थल। मैं ये बात यहाँ पे एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बात ठीक है। बोला सर अब इसकी क्या विशेषता है ये बाद में पढ़ने वाले। अब इस पश्चिमी राजस्थान को क्या किया था कि इस 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने इस पश्चिमी राजस्थान को कितने भागों में बांटा था, याद करो, 2 भागों में। ये 2 भाग हो गए। 2 कौन कौन से, एक तो आपका था शुष्क प्रदेश और दूसरा जो था वो था अर्ध शुष्क प्रदेश। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी, बहुत ईजी है, बस समझने की देर है। अब देखो शुष्क प्रदेश, अब याद करो आप इसको, क्या याद करना है कि जो हमारा जो शुष्क प्रदेश था, उस शुष्क प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से में, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ओके दोस्तों, तो 2 भाग बढ़ गए थे, याद करो। शुष्क प्रदेश को हमने बालू का स्तूप प्रदेश, मुक्त प्रदेश कहां से कहा था, मोहनगढ़ से
पोखरण तक उल्टे त्रिभुजनुमा आकृति में फैला था। बालू का स्तूप प्रदेश जो बाकी है, और बालू का स्तूप मुक्त युक्त प्रदेश ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे फैला हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, जिसको ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है, महान मरुस्थल कहा जाता है। अब यहाँ की बात हो गई। अब आप याद करो, इस अर्ध शुष्क प्रदेश को आपने कितने भागों में बांटा था? 4 में बांटा था। पहला क्या नाम दिया था आपने? नाड़ी प्रदेश। क्या नाम दिया था? नाड़ी प्रदेश। दूसरा क्या नाम दिया था आप लोगों ने? आपने नाम दिया था शेखावाटी, शेखावाटी या बांगड़ प्रदेश, ठीक है। तीसरा आपने क्या नाम दिया था? नागौर, नागौर की उच्च भूमि। और चौथा क्या नाम दिया था आपने? वो था आपका गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। ओके दोस्तों, ये हमारा पश्चिमी राजस्थान था। मैं आपको इसको डायग्राम से समझा चुका हूं। अब आ जाते हैं पूर्वी राजस्थान में। तो आप लोग याद करो, पूर्वी राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 2 में बांटा था। एक का नाम था पूर्वी मैदान और एक का नाम था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यही तो था दोस्तों। अब आपने पूर्वी मैदान को कितने भागों में बांटा था? बताओ। पहला आपने बांटा था माही प्रदेश, माही प्रदेश, और इसी का नाम दिया था, याद करो, वागड़। ध्यान रखें, ये वागड़ है, ये वागड़ है, दोनों में डिफरेंट है। तो माही प्रदेश, वागड़ प्रदेश एक के नाम है। उसके बाद में आपने नाम दिया था बनास बेसिन, उसके बाद में आपने दिया था बाणगंगा बेसिन। इनके भी पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, जब एक एक के बारे में पढ़ेंगे ना तो इनके भी पार्ट है। मेवाड़ का मैदान, उत्कल का मैदान, ठीक है, ये सारे, मेवल क्या होता है, देवलिया क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ने वाले। मैंने कहा था कि अपना जो भौतिक स्वरूप है 10 से 15 घंटे की क्लास में पूरा होने वाला है, तो बड़ा, लेकिन होने वाला ऐसा है कि राजस्थान की ज्योग्राफी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बाणगंगा बेसिन, तो ये हो गया पूर्वी मैदान। अब जब हम बात करते हैं इधर से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो इसको 2 भागों में बांटा था। एक तो हाड़ौती का, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और एक आप तक का था विंध्याचल कगारी भूमि। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के 2 भाग हैं। हाड़ौती का बड़ा है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, और विंध्याचल कगारी में 3 जिले आते हैं, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर, ये हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप का फ्लो चार्ट है। इससे पहले वाला डायग्राम था, और अब हम लोग जो तीसरा भाग पढ़ेंगे वो होगी इसकी डिटेल, जो बड़ी काम की होगी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आपको जो भी अपनी बात रखनी हो वो कमेंट बॉक्स में रखें। कुछ ही दिनों में हम आपके सामने लाइव क्लास लेके आएंगे, फिर हम लोग लाइव क्लास लेंगे जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान होगा। दोस्तों, अपना जो चैनल है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपकी ये जो कमेंट, लाइक और शेयर, ये मुझे मनोबल देंगी कि हाँ यार अपन और भी अच्छा करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है कि ठीक है यार नहीं हो रहा, तो मैंने कहा बच्चों को कम समझ में आ रहा है तो फिर कुछ और समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।